हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 29 जून 2020 है। मतलब इस फंड को बेसिकली अगर आप देखें तो 4 इयर्स हो चुके हैं। अगर एग्जैक्ट बोले तो 4.3 इयर्स हो चुके हैं। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 4.3 इयर्स में तो 20.67% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर इस फंड का रिटर्न अगर आप देखें 4.3 इयर्स में तो 36.81% तक का रिटर्न है, जो कि आप देख पा रहे हैं। मतलब इसने कैटेगरी को कम से कम 16% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है। ये मैं आपको बोलूं, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पे तो बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रखा है। और मैं आपको बता फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इतना ज्यादा रिटर्न देना, वो भी 4.3 इयर्स में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप देखिए कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अगर आप फंड उठा लेंगे लॉन्ग टर्म में, मतलब मान लीजिए 10 साल या 11 साल में, आपको 17, 18 या 19% तक का ही रिटर्न मैक्स टू मैक्स मिलता है। अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़ दे तो, क्योंकि उसने 21 या 22% तक का रिटर्न दे रखा है। लेकिन उसके अलावा आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप उठा ले तो 10 से 11 साल में आपको 16, 17, 18, 19, ये जो चार रेंज है इसी के अंदर इनको रिटर्न मिलता है ऑल टाइम में। लेकिन इसने 4.3 इयर्स में 36.81% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग है। नीचे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे रिस्क कैसा इन्वॉल्व होता है कि इसने इतना अच्छा खासा रिटर्न कैसे दिया है, यह भी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए अपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूअसली 3 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 3 साल में 52,108 रुपीज। मतलब आप देख पा रहे कि आपका पैसा जो है लगभग 18,000 रुपीज तक का पैसा, ये आप 16,000 मान सकते हैं, 60,000 रुपीज तक का पैसा आपका बढ़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखें 3 साल में, अगर मान लीजिए अपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 36,000 रुपीज, और 3 साल बाद आपका 36,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 46,120 सॉरी 227 रुपीज में। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपका जो पैसा है 10,000 के करीब करीब बढ़ा है, वो भी 3 साल में। अगर मान लीजिए अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने एफडी पे क्या होता था, एफडी पे आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर 3 साल में बन गया होता 40,162 रुपीज में। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 4,000 रुपए ही बढ़े हैं। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही होगी। मतलब अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो डायरेक्ट 52,000 रुपए हो गए होते और एफडी में आपके सिर्फ 40,000 रुपए हुए होते। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, इसमें ही आपको पता चल पा रहा होगा ये शीट देख के। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न डेफिनेटली इसमें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली हाई रिटर्न है। और यहाँ पे अगर आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क बहुत ही हाई है। डेफिनेटली यहाँ पे क्यों रिस्क हाई है, देखिए रिटर्न आपको इतना मैसेज दिलवा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क हाई होगा। कैसे है, यहाँ पे हम नीचे मार्केट कैपिटल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आपको रिटर्न और रेशियो, जो रिटर्न और आपका रिस्क जो है उसका जो रेशियो होता है उससे भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि रिस्क और रिटर्न रेशियो 3 साल का अगर आप देखें तो बीटा बीटा अगर आप देखिए इस फंड का तो 1.07 है, लेकिन कैटेगरी का देखिए तो 0.93 है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि जो आपको बीटा होता है वो आपका बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे 1 से नीचे होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और कैटेगरी देखें तो 0.93 है। तो कैटेगरी से बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आप देखें तो मतलब अगर आप कंपेयर करें इस पर्टिकुलर फंड को, तो बीटा डेफिनेटली हाई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब रोलर कोस्टर मतलब ऊपर नीचे आपको बहुत ही तगड़ा दिखेगा दिखेगा। मतलब आज अगर आप देखें तो 5% ऊपर दिख जाएगा, 5% नीचे होने के भी चांसेस दिख जाएगा। तो एक दिन या 2 दिन में भी आपको चेंजेस देखने को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताते हैं जो आपका एवरेज रिटर्न है उससे कितना पॉजिटिव उससे कितना नेगेटिव आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो उतना अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैटेगरी का 14.17 है, लेकिन इस फंड का अगर आप देखें तो 16.69 है। तो अगर आप देखें तो कैटेगरी से यहाँ पे दो 2.69 ज्यादा आप मान सकते हैं या 2% आप ज्यादा मान सकते हैं। तो मान लीजिए आप आपका इस पर्टिकुलर फंड का है ना 20% तक का एवरेज रिटर्न है।
तो आपका यहाँ पे अगर 16.69 है तो आप 20 प्लस 6.6 16.69 कर दीजिए, मतलब आपको 36.69% तक का रिटर्न मिल सकता है। या फिर आप 20 से माइनस कर दीजिए 16.69, मतलब आपको 3 या 4% तक का रिटर्न मिल सकता है, मतलब इस साल में अगर आपका बुरा परफॉर्मेंस रहेगा तो 3 से 4%, मतलब एक रेंज है, मतलब मैं आपको ये नहीं बता 3 से 4%, 3 से 4% का एक रेंज ले लीजिए, और यहाँ पे आपका 35 या 36% का रेंज, इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलेगा हर साल। लेकिन हाँ, ये एक मतलब मैं आपको जस्ट अनुमान लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरेज रिटर्न जो है उससे प्लस हम करते हैं और इससे माइनस करते हैं, तो उसी का एक रेंज पता चलता है। तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न बताया नहीं, तो इसके हिसाब से जैसे एग्जांपल लेके आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप मिनिमम एसआईपी की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में तो बताऊं, तो यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है। लेकिन वो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंसिल आउट भी करूंगा, क्योंकि देखिए इतना रिस्क ले रहा है तभी आपको रिटर्न इतना मैसिव दिलवा रहा है। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, वो भी 16% से बीट कर रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्की फंड है। तो क्यों रिस्की है, अभी नीचे हम मार्केट कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं 5000 रुपीज आप लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। एएम साइज की बात करें तो इसमें 1918 करोड़ रुपीस तक का इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो एएम साइज बेसिकली आपको बताते हैं कि मतलब कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो अगर मान लीजिए आपका एम साइज ज्यादा होता है तो इसमें प्रॉब्लम रहती है कि वहां पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, और अगर एम साइज कम रहता है तो इसमें प्रॉब्लम रहती है, उसमें उस पर्टिकुलर फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी उसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 4.3 ईयर्स में तो एम साइज थोड़ा सा कम है, मैं अगर इसको एज्यूम करूं, क्योंकि एम साइज अगर आप 10 ईयर्स में देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे करीब करीब 5 साल के करीब पहुंच चुका है, और यहाँ पे आपका 2,000 करोड़ रुपीज तक का एम साइज है। अगर 4,000 5,000 का अगर एम साइज होता तो मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक मानता। तो एम साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी चलता है, कोई ज्यादा इतना कम भी नहीं है, ठीक ठाक सा एम साइज है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं रहेगा, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा अगर आप एम साइज को देखा जाए तो। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है कि मैनेजमेंट फीस, देखिए आप दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले आपके फंड मैनेजर है, तो वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं दिमाग लगा के, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर 1% से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि 0.7% से नीचे हो तो उसको अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में 1% या 0.7% वो आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 0.48% है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। अब यहाँ पे सबसे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टैक्स इन्फॉर्मेशन बात करें, अगर मान लीजिए अपने 1 साल से पहले एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर मान लीजिए अपने 1 साल के बाद अपने टैक्स एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले एग्जिट मार लिया तो वो 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो वो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बस ऐसे मेन बात पे आते हैं जो कि मार्केट कैपिटल। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में आप देख पा रहे 18.63% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 29.92% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में देखा जाए तो 44.11% तक का एलोकेशन है। और डेप्ट एंड अदर्स में देखा जाए तो 7.3% तक का एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे अगर आप टर्म आ जाता है ना फ्लेक्सी कैप, तो फ्लेक्सी कैप मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर को उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई भी कैटेगरी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में ज्यादा कर सकते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा कर सकते हैं, मिड कैप में ज्यादा कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स पे। फंड मैनेजर जो अपना स्टेप लगाएंगे उसी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे आपका एक रिस्क बना रहता है कि देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर को छूट मिल जाती है, तो वो अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है और आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में फेस कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप वोलेटिलिटी अगर आप फेस नहीं कर पाएंगे और अभी मार्केट डाउन है और आपने यहाँ पे एग्जिट मार लिया, तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है, फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आप अगर जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड देखेंगे तो आप अच्छे से देख करके रिसर्च करके ही करिएगा, कि कुछ कुछ फंड रिस्क ज्यादा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा ले रखा है। आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल कैप में 30% तक का एलोकेशन है और मिड कैप में 18.63% तक का एलोकेशन है। मतलब अगर आप रिस्क देखें तो 50% तक का तो इन्होंने रिस्क ले रखा है। मतलब एक टाइप का आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसको तो मैं बोलूं कि मतलब 50% इन्होंने बहुत ही हैवी रिस्क ले रखा है स्मॉल कैप मिड कैप में, और 50% तक का इन्होंने कम रिस्क लेने की कोशिश करी है। लेकिन वो भी एक इक्विटी है तो डेफिनेटली वहां पे एक रिस्क बना रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि डेफिनेटली कि यहाँ पे आपको क्यों ज्यादा रिटर्न मिल रहा है,
और यहाँ पे आपको क्यों ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, रीजन यहाँ पे आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा कि 50% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा देखेंगे जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसमें अगर आप देखें तो 70% तक का जो एलोकेशन है वो आपका लार्ज कैप पे है, और बाकी की जो 30% है उसमें से भी 20 से 25% स्मॉल कैप मिड कैप में है, और बाकी 5% या 6% अगर आप देखेंगे तो आपका अदर्स या फिर डेप्थ में इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब वहां पे 75% तक का रिस्क उन्होंने कम ले रखा है, तभी रिटर्न जो है थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, 20 या 25%, तो वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न उसी ने दिलवाया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 साल के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा रिटर्न इसी पर्टिकुलर फंड ने ही दिया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, अगर आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया में। तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने रिस्क इसलिए ज्यादा ले रखा है, 50% तक का स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे रिस्क की ज्यादा है। देखिए आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आते हैं तक क्योंकि आपका लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर है, और थोड़ा सा आप बेटर लार्ज कैप फंड से रिटर्न ले सके। जैसे आपका ब्लू चिप फंड हो गया, मतलब मान लीजिए आपका कैनरा ब्लू चिप फंड हो गया, आपका जितना एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड हो गया, उसमें आपको 15 से 16% तक का रिटर्न मिल जाता है ऑल टाइम रिटर्न। आप फ्लेक्सी कैप में आते हैं ताकि आपको 18 से 19% तक का रिटर्न मिल सके, मतलब बेटर देन लार्ज कैप फंड में की तरह, और रिस्क थोड़ा कम भी आप लेके चले। लेकिन यहाँ पे आपने रिस्क इतना ज्यादा ले रखा है कि 50% तक आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन हो रखा है। मतलब यहाँ पे एक टाइप का आपका स्मॉल कैप का ही पोर्टफोलियो बन रखा है और मिड कैप का ही पोर्टफोलियो बन रखा है। तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ज्यादा बना रहता है, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा मार्केट कैपिटल के मामले में। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 28.8% तक का एलोकेशन है, बेसिक मेटेरियल्स में 14.60% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 13.69% तक एलोकेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.79% तक एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल में 8.92% तक एलोकेशन है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 5.74% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 4.22% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.52% तक एलोकेशन है, उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.56% तक एलोकेशन है, उसके बाद रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो 2.34% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए जो 5 जो ऊपर के सेक्टर है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी, और आपका लास्ट में हो गया कंज्यूमर साइक्लिकल। अगर ये जो 5 सेक्टर से अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर फंड भी एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में देखते हो तो एकदम परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है इसके मामले में। तो मैं यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर है, उनका नाम है आलोक सिंह, इनका एक्सपीरियंस है 12.41 इयर्स का। तो देखा जाए, देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ एक फंड मैनेजर होना चाहिए जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आप उसका पुराना ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पुराना इसकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, इन्होंने इनकी एक स्ट्रेटेजी क्या रहती है जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए आप पैसा मैनेजर के हाथ में दे रहे हैं, वो आपको भरोसा उन पे करना है, फंड पे तो कर नहीं रहे, आप भरोसा कर रहे हैं मैनेजर पे, ये मैनेजर ही इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाएंगे। तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, उन पे रिसर्च करना जरूरी है। अगर उनका एक्सपीरियंस 10 साल है, 5 साल है, 15 साल है, 12 साल है, तभी आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका एक्सपीरियंस 1 साल है या 2 साल है, तो आप कैसे रिसर्च करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने पास रिटर्न कैसा दिलवाया है, कुछ आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, और ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तभी आप रिटर्न देख पा रहे हैं कि 36.81% तक है 4.3 इयर्स में, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रिटर्न देखें तो। फ्लेक्सी कैप में ज्यादातर आपको 18-19% या ज्यादा 20 या 21% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 साल के करीब करीब फंड हो चुके हैं और 36.81% तक का रिटर्न है, जो कि एक स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न आप मान सकते हैं। स्मॉल कैप भी आप मान सकते हैं, मिड कैप तो और इससे भी कम देगा, तो इतना रिस्क लेके चल रहा है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं कि 50% तक का इनका जो कैपिटल है वो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा मैसिव दे रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको, इसका जो रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5 है, क्योंकि रिस्क ले रहा है, रिटर्न भी उसके हिसाब से छप्पर फाड़ के आपको दे रहा है। रिस्क ले रहा है और रिटर्न नहीं दे रहा है, या कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे रहा है और कैटेगरी को बड़े कम मार्जिन से बीट कर रहा है, तो डेफिनेटली तब मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी जितना ले रहा है उसके हिसाब से रिटर्न भी आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क की बीटा इसका हाई है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका हाई है, जो कि बहुत ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी फेस करने को पड़ सकती है, पहला चीज। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बता दें मार्केट कैपिटल, जो कि स्मॉल कैप मिड कैप में इनका ज्यादा है, और बाकी उसके अलावा देखा जाए वो भी आपको कवर अप कर लेगा, क्योंकि रिटर्न
बहुत ज्यादा दे रखा है। तो मैं ओवरऑल अगर आपको इसको रिव्यू करके बताऊं तो ये इस फंड में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा है, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी का रिस्क ले सकते हैं, और आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 7 से 10 साल है, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम मत करिए, एसआईपी करिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो दूसरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड चूज करिए, जैसे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, और कोई दूसरा आप रिसर्च करिएगा, और आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। इनकी मैंने बोल दिया आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है, लार्ज कैप में 44% तक एलोकेशन, मतलब 50 है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और भाग के जाके अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं जरूर लाते रहता हूँ। थैंक यू।